हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर, हमने लास्ट क्लास में एक मल्टीपल मशीन का क्वेश्चन देखा, प्रैक्टिस क्वेश्चन WDV मेथड से। आज की क्लास काफी काइंड ऑफ सिमिलर रहने वाली है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा क्वेश्चन में। एक अच्छी चीज है जो तुम्हें सीखनी है, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आया तो आराम से तुम्हारे 2 से 2.5 नंबर कटवा के जा सकता है। तो बेटर है, आपको क्वेश्चन मल्टीपल मशीन का मिलेगा, WDV का मिलेगा, दो चीजें सेम है। एक चीज नहीं कराऊंगा, वही लास्ट क्लास 15-18 मिनट की थी, ये भी 15-18 मिनट में इस क्लास को मैं खत्म कर दूंगा। चलें सर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, पढ़ो आराम से और वापस आ जाओ। चलो भाई, सब स्क्रीन पे वापस आ जाओ। अज्यूम तुमने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया बिना किसी टेंशन के। आपको स्टार्टिंग की 4-5 लाइनें बिल्कुल सिमिलर मिली होंगी। लास्ट में एक मशीन के बारे में लिखा है जो आपने परचेज करी है 1 जनवरी 18 को, जो आप टाइमली पेमेंट करोगे EMI बेसिस पे। बोले तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे आउट करोगे। ये कुछ नया है, जिसकी 2 इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट इंक्लूडेड गिवन है। ये कुछ नया है, बाकी सब कुछ पुराना है। तो भैया नया तो बाद में आएगा, पहले बेसिक तो शुरू करें। आ जाओ सारे, फटाफट कॉपी में फॉर्मेट बनाओ मशीनरी अकाउंट का, मेरे साथ लिखना शुरू करो। लिखो 1 अप्रैल 2015 टू बैंक मशीन नंबर 1 2,40,000। टू बैंक मशीन नंबर 1 2,40,000। एक चीज और ज्यादा चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन कितना है और रेट कितना है। 10% है जी WDV। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा, जितना तुम्हें आता है वहां तक लेके चलता हूं। 1 जुलाई 16 को अगली मशीन खरीदी है तो जी उसमें तो टाइम है। डेट डालो 31 मार्च 16। बाय डेप्रीसिएशन ऑन मशीन नंबर 1 2,40,000 का 10% 24,000, क्योंकि 1/4 से 31 मार्च डेट में कोई टेंशन नहीं है। आओ भाई फटाफट से, 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस कैरिड डाउन फॉर मशीन 1। सर 240 में से 24 गए, 2,16,000 का आपका बैलेंस कैरी डाउन बचेगा। आपका टोटल 2,40,000 ईच। लो भैया, इजी काम, 240 यहाँ पे काम खत्म। चले सर, जो डेट पे आपका कैरी डाउन आया है नेक्स्ट डेट पे आओ। फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, कैलेंडर ईयर सेम रहेगा। 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर द मशीन 1। अमाउंट लिखो 2,16,000। सर फटाफट चल रहा हूं क्योंकि कुछ समझाने जैसा इसमें है नहीं। जब समझाने वाला टॉपिक आएगा थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, ठीक। आओ, 1 जुलाई 16 को एक और मशीन खरीदी है, डेट डालते हैं 1 जुलाई 2016 टू बैंक मशीन नंबर 2। टू बैंक मशीन नंबर 2 वैल्यू है 1,60,000। टू बैंक मशीन नंबर 2 वैल्यू है 1,60,000। अब अगली चीज 1 जनवरी 18 को ही है, तो अभी तो बहुत दूर है। तो अभी आओ आगे चलते हैं। अपन डेट डालेंगे 31 मार्च 2017 बाय डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 1 मशीन 2। सर रिटर्न डाउन वैल्यू है, मत भूलना 10% है, ये भी मत भूलना। 10% 240 पे नहीं, अब 2,16,000 पे लगेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर 1 अप्रैल से 31 मार्च, पहली मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, तो पहली मशीन पे पूरा 21,600 का डेप्रीसिएशन, 2,16,000 का 10%। सर दूसरी मशीन पे आओ, 1,60,000 का 10% तो जी 16,000 होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बट 1 जुलाई से 31 मार्च आपके 12 महीने नहीं हुए, ये आपका 9 मंथ्स, 9/12 बोले तो 3/4 कटेगा, 4,000 इंटू 3, 12,000 का आपका डेप्रीसिएशन आ गया मशीन 2।
सिमिलर चीजें समझाने जैसा कुछ नहीं है, डेट पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। आओ भैया, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो सर दोनों साइड का टोटल लगाना है। अपन लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 1 मशीन 2 इंडिविजुअली। सर मशीन 1 2,16,000 की थी, 21,600 से डेप्रिशिएट हुई। भैया जरा हेल्प ले लेता हूँ कैलकुलेटर की, गलतियां अवॉइड करने से बेटर है। 2,16,000 माइनस 21,600, लिखो भैया पहली मशीन की वैल्यू 194,400, पहली मशीन की वैल्यू 194,400। 1,60,000 माइनस 12,000, इसको लिख लो 1,48,000 आपकी दूसरी मशीन की वैल्यू। पहली 194,400 और दूसरी 1,48,000, 160 माइनस 12,000। आओ भाई टोटल लगा लो एक बारी जरा, दोनों साइड का टोटल 160 प्लस 216, 3,76,000 आपकी दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। मैच कर लेना भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार चेकआउट कर लो, सब ओके मेरे भाई, चल सकते हैं आगे। सर 31 मार्च 17 फाइनेंशियल ईयर क्लोज होके नए फाइनेंशियल ईयर में आओ। डेट डालो 1 अप्रैल 2017, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीन 1 मशीन 2, शेप दो भैया 194,400 मशीन 1 की वैल्यू और 1,48,000 आपकी मशीन 2 की वैल्यू। सिंपल गेम, कोई दिक्कत नहीं। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान देना सारे, फोकस। सर 1 अप्रैल 17 के बाद जो अगला 31 मार्च आएगा, सर वो आएगा 31 मार्च 18 को। कब आएगा? 31 मार्च 18। और मेरी जो अगली ट्रांजैक्शन है वो है 1 जनवरी 18। कॉमन फीचर भैया दोनों में 2018 है, मतलब सेम ईयर की बात हो रही है। बस दिमाग इतना लगाओ, पहले जनवरी आता है कि पहले मार्च आता है? सर पहले तो जनवरी आता है, तो बस उसी हिसाब से चलेंगे। लिखो 1 जनवरी 2018। आपने एक नई मशीन परचेज करी है, उसके बारे में अभी डिस्कशन करूंगा, बट सेम डे आपने पहली वाली मशीन सेल आउट भी करी है, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। आ जाओ भाई, लिखो बाय डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 1। सर मशीन 1 बेचोगे, जितने भी महीने चली है उतने महीनों का डेप्रीसिएशन भी आपको लगाना है। सर 1 अप्रैल 17 से 1 जनवरी 18, जनवरी काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 तारीख है, गिन लो 9 महीने का डेप्रीसिएशन लगाना है। तो कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं, 1,94,400 पे लगेगा क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इनटू 10% और इनटू 9/12। भैया फटाफट सॉल्व कर देता हूं इसको, खुद से करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 194,400 इंटू 10% इंटू 9 और डिवाइडेड बाय 12। सर 14,580 आपका डेप्रीसिएशन निकल के आएगा इस पर्टिकुलर 9 मंथ्स के लिए पहली मशीन पे। तो आओ लिखो 14,580 आपका डेप्रीसिएशन। अगली चीज 1 जनवरी 2018 लिखो बाय बैंक कितने में बेची है? ये आपने बेची है 1,60,000 में। आ जाओ भाई, बाय बैंक 1,60,000। लॉ से गेन एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सर 194,400 की मशीन थी, 14,580 से डिप्रीशिएट हुई। 1,94,400 माइनस 14,580, ये वैल्यू आती है 1,79,820। ये आपकी मशीन की वैल्यू। आपने उसको 1,60 में ही बेच दिया तो भैया कितना भी बैलेंस आ जाए आएगा लॉस ही। लिख लो भैया 19,820 आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। P&L लिखना हो P&L लिख सकते हो, बार बार सेम चीज डिक्टेट नहीं करूंगा, मेरे लिए बेटर लॉस है इसलिए मैंने लिखा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 19,820। एक बार यहां तक चेकआउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो WDV में ये प्रॉब्लम आएगी कि आपकी वैल्यूज ऐसी ऐसी सी आ सकती हैं। देखो SLM में कितनी आसान वैल्यूज आती थी क्योंकि सेम डेप्री लगता था, यहाँ पे नई वैल्यूज पे लगेगा, ऐसी वैल्यूज आ सकती है, आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आता हूं, सारे ध्यान देना, फोकस प्लीज फोकस। 5 मिनट की क्लास और बची है, 5-7 मिनट की, इसके बाद क्लास खत्म, मेजर टॉपिक आपके खत्म, इसके बाद प्रोविजन आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। फोकस करना सारे, आओ चलो। क्वेश्चन कह रहा है जिस दिन आपने मशीन बेची उस दिन एक मशीन और खरीदी गई है, बट वो हमने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदी है। मैं उसकी 3 EMI चुकाने वाला हूं, तीनों EMI आपको गिवन है, तीनों इंस्टॉलमेंट तुम्हें गिवन है। पहली इंस्टॉलमेंट तो आज के दिन ही चुकाई जा रही है 1 जनवरी 18, और बाकी ये 2 फ्यूचर में चुकाई जाएगी, ऐसा क्वेश्चन ने आपको लिख के दिया है। अब एक चीज पे ध्यान देना, प्लीज फोकस प्लीज फोकस प्लीज फोकस। इधर सबसे पहले जी 1 जनवरी 18 डेट है, आपको नई मशीन खरीदनी है, प्लीज मेरी बात सुनना। सर 40 तो आपने यहां पे पूरा पे किया, इसके अंदर कोई भी ब्याज इंक्लूडेड नहीं है, तो पूरी जो मशीन का प्रिंसिपल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है पहले इंस्टॉलमेंट में तो पूरा 40,000। सर दूसरी पे क्वेश्चन कह रहा है आपने 48 पे करोगे आप अगले साल,
अगले साल, जिसमें 8,000 का ब्याज इंक्लूडेड है। यार एक बात बताओ, मेरे पास अगर मैं 8,000 का ईएमआई पे ब्याज दे रहा हूँ, ब्याज इसलिए देना पड़ता है, मेरे पास पैसा नहीं है पूरा कि मैं आज के आज पूरा पैसा देके मशीन खरीद पाऊं, तो मैं उसका लोन बनवाता हूँ, लोन पे ईएमआई भरता हूँ, और लोन है तो भैया उस पर कुछ ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ब्याज पे करने से मेरी मशीन में कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा, मेरी मशीन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। इसलिए याद रखना, ब्याज पे करना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। आपको हर मंथली ईएमआई देनी है या हर साल आपको ब्याज चुकाना है बैंक का, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। अगर 48,000 में से 8,000 का ब्याज है, आपने सेकेंड ईयर 48,000 पे किया, 8 का ब्याज है, तो अगर इसको दिमाग लगा सको तो भैया इसमें मशीन की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 40,000 ही है। मैं आपको 48,000 पे कर रहा हूं, जिसमें 8,000 इंटरेस्ट है, तो मतलब बची हुई जो कॉस्ट बची 40,000, वो आपकी मशीन की वैल्यू है। नेक्स्ट पे आओ, तीसरे साल आपको क्वेश्चन बोल रहा है 44 पे करने को। डन। 44 में से 4 का ब्याज है, मतलब यहां पे भी अगर 4 का ब्याज हटा दो तो यहां पे सिर्फ मशीन का प्रिंसिपल अमाउंट अगर मैं सोचूं वो निकल के कितना आएगा, 40,000। अब एक पॉइंट सीखो, पहले साल आपने 40 पे किए, दूसरे साल पे 48 किए, लेकिन मशीन के बराबर तो भैया 40 है, मशीन का प्रिंसिपल अमाउंट तो 40 है। तीसरे साल पे 44 करें, लेकिन मशीन का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 40। टोटल मशीन की वैल्यू कितनी आ गई, 1,20,000। अब एक चीज देखो, अपने ऊपर एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम सारे लोग मेरे साथ गए, हमने एक गाड़ी परचेज करी 10 लाख रुपए की, हमारे पास पूरा पैसा नहीं था, थोड़ा डाउन पेमेंट करके हमने ईएमआई बनवा ली। अब मान लो 3-4 साल तक मैं ईएमआई पे कर रहा हूं, टोटल मेरे को 11,50,000 रुपए पे करने पड़े, क्योंकि 1.5 लाख का इंटरेस्ट भी चार्ज हो गया ओवर 4 इयर्स। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जी मैंने टोटल 11,50,000 पे करे, तुम बोलोगे ठीक है भैया। अगर मैं तुमसे पूछूं भैया इसमें से गाड़ी कितने की थी, तुम बोलोगे यार भैया गाड़ी तो 10 लाख की थी, 1.5 लाख का ब्याज था। अब ब्याज मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे थोड़ी डेप्रिसिएशन लग सकता है, तो कॉमन सेंस लगाना, इंटरेस्ट लोन के ऊपर लगता है, आपका कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो सिर्फ 10 लाख है। सेम चीज मैंने यहाँ पे प्रूव करी है, जितना जितना इंटरेस्ट था उसको हटाया, एग्जैक्ट प्रिंसिपल वैल्यू उठाई एसेट की, इसलिए मशीन की वैल्यू कितनी आई, 1,20,000। एक फोकस और जी, ये इंस्टॉलमेंट तो आप आज के दिन पे कर रहे हो 1 जनवरी 18, बाकी दोनों फ्यूचर में पे होगा। मेरे को फ्यूचर के अकाउंट बनाने नहीं है, मेरे को सिर्फ इस साल के एंड तक अकाउंट्स बनाने हैं, तो जरा फोकस करना। एक जरा जर्नल एंट्री तुम्हें करके दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन आपने ली है 1,20,000 की, करेक्ट है, मशीन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एसेट बढ़ता है तो डेबिट। आपने आज के दिन जो पैसा चुकाया है टू बैंक 40,000, भाई आज का दिन मतलब 1 जनवरी 18, एक इंस्टॉलमेंट चुकाऊंगा ना, तो मैंने चुकाया 40,000 है, इसका मतलब बाकी 80,000 चुकाना बाकी है। तुम सबको पता है अगर उधार पे खरीदा जाता है उसको क्रेडिटर बोला जाता है, बट वो गुड्स के लिए टर्म होती है। तो सर यहाँ पे भी उधार को तुम लिख सकते हो क्रेडिटर फॉर मशीनरी और वेंडर फॉर मशीनरी। भाई वेंडर कौन हुआ, वेंडर मतलब शॉपकीपर, जिससे मैंने मशीन खरीदी है, उसको 40,000 तो मैं देके आ गया, बाकी 80 देने बाकी हैं, अभी आगे फ्यूचर में दूंगा। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। जो इंटरेस्ट है उसकी एंट्रीज अलग से होगी, उसको छोड़ो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस एंट्री पे फोकस करना है। मशीन खरीदी है 1,20,000 की, साथ साथ 40,000 रुपए का आपने पेमेंट कर दिया, 80,000 फ्यूचर में चुकाना है। अगर इस एंट्री को मैं लेजर में पुट करता हूं, सारे आओ ध्यान देना, आप यहाँ पे लिखोगे एक तो टू बैंक और टू वेंडर या क्रेडिटर फॉर मशीन, जो शब्द अच्छा लगे तुम लिख लेना यार। ये आपका टोटल हो गया मशीन नंबर 3 के लिए, करेक्ट है। सर आप बोलोगे 40,000 तो हमने पे कर दिए मशीन 3 के लिए और 80,000 रुपए अभी पे करने बाकी हैं, इसलिए आपका टोटल फर्क कितना, यार मैंने क्या बोला, यहां तक का क्वेश्चन तुम्हें कुछ नया नहीं लगेगा। इसमें नया ये दो बातें, पहला तो भैया ब्याज को आपको एक्सक्लूड करना है, ब्याज हटाना है। ब्याज मशीन की कॉस्ट प्राइस या मशीन की आपकी प्रिंसिपल वैल्यू का पार्ट नहीं है, हटाओ। हटा के मशीन की वैल्यू 1,20 निकली, 1,20 में से आज के डेट पे 1 जनवरी 18 को सिर्फ 40 आपने पे किया, 80 पे करना बाकी है, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा टू बैंक या टू वेंडर फॉर मशीनरी, दोनों मशीन नंबर 3 के लिए 40 पे हो गया, 80 अभी भी बाकी। तो ये चीज नहीं है। चलें सर आओ आगे, ईयर क्लोज करते हैं, डेट डालो 31 मार्च, 19 मत बोलना, 1 जनवरी 18, अभी 3 महीने बाद 31 मार्च आएगा। तो आओ भाई लिखो बाय डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 2 मशीन 3। सर मशीन 1 तो बेच चुके हैं, मशीन 1 पे नहीं लगेगा, मशीन 2 यहाँ पे 1,48,000 की गिवन है,
1 अप्रैल से 31 मार्च, कोई टेंशन नहीं है, तो 10% लिख दो 14,800। 1,48,000 का 10% 14,800। अब एक फोकस, इधर आओ, लास्ट सवाल, 2 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, बस फोकस करना। सर एक सवाल ही है, आपको एंट्री दिख रही है, मशीन 1,20 की खरीदी है, 40 चुका दिए, 80 अभी देने बाकी हैं, मेरे को डेप्रीसिएशन 10% लगाना है, 1,20 पे लगाऊं, 40 पे लगाऊं, 80 पे लगाऊं। अब कई बच्चों के मेरे पास क्लास में आंसर आते हैं, भैया आपने अभी तक सिर्फ 40 पे किया ना, तो 40 पे ही लगाओ। यार एक बात बताओ, मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, मैंने 2 लाख अभी कंपनी को पे कर दिया, तो क्या मैं गाड़ी पूरी नहीं लाऊंगा, आधी लाऊंगा? ऐसा होता है क्या कि आपने 2 लाख की ईएमआई पे करी, लो जी इंजन, आपका इंजन ले जाओ, फिर 2 लाख पे करूंगा, लो जी 4 सीटें आपके पास आ गई, फिर 2 लाख पे करूंगा, लो जी टायर भी आ गए, फिर 2 लाख पे करूंगा, लो जी गाड़ी की बॉडी आ गई, फिर 2 लाख पे करूंगा, फिर पूरी गाड़ी आएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं यार, गाड़ी तो पूरी लेके आते हो ना। इसका मतलब आपके पास मशीन पूरी 1,20,000 की आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में, जहां भी तुम मशीन को यूज कर रहे हो, मशीन आ चुकी है, उसमें से पेमेंट तुमने 40 अभी करी है, 80 बाद में करोगे। भाई ये पेमेंट स्ट्रक्चर आपको गिवन है, पेमेंट से आपको क्या मतलब है? डेप्रीसिएशन एसेट पे लगता है, एसेट की कॉस्ट 1,20 है, और वो पूरा का पूरा एसेट तुम यूज कर रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि पेमेंट पूरी नहीं करी तो अभी मशीन ही आधी चला रहे हो, मशीन तो पूरी चलेगी। तो याद रखना, डेप्रीसिएशन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट पे लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, प्लीज ये चीज मत भूलना। तो सर 1,20,000 का 10% 12,000 रुपए, बट फोकस 1 जनवरी 31 मार्च, सिर्फ 3 महीने हैं, तो इंटू 3/12 लिख लो भैया। मशीन 2 पे डेप्रीसिएशन 3,000, मशीन 2 पे डेप्रीसिएशन 3,000। आओ मेरे भाई सारे, डेट डालो 31 मार्च 18, फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीन 2, मशीन 3। मशीन 3 की वैल्यू तो पहले लिख देता हूं, 1,20,000 माइनस 3,000, 1,17,000, और इस वाले की जगह कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। 1,48,000 माइनस 14,800, 133,200 लिख लो भाई वैल्यू, 133,200। बस 1 मिनट रुको, टोटल भी लगवा देता हूं, लगा के जाओ, और एक बात बोलनी है वो सुन के जाना जरा, 1 सेकंड बने रहो। 194,400 टोटल लिखो मेरे भाई, 4,62,400, 4,62,400 रिकन्फर्म करना 2001 पर इंटू 10% इंटू 3/12। ठीक है, डन। आ जाओ, चलो इंपॉर्टेंट फैक्टर, पूरा क्वेश्चन सेम था, आपको बस ये वाली चीज समझनी है कि इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीदा जाए, ब्याज का क्या करना है, टोटल मशीनरी की कॉस्ट को दिखाना किस तरीके से है, जर्नल एंट्री के थ्रू भी आपको समझाया, साथ साथ आपको एट द एंड डेप्रीसिएशन पूरी मशीन की वैल्यू पे, कॉस्ट प्राइस पे लगाना है। इजी क्लास थी, ज्यादा मुश्किल नहीं था, ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल था मान लेता हूं, बट आपको ये समझना पड़ेगा। अब मेरी एक बात सुन के जाओ, नेक्स्ट क्लास पहले बता चुका हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगली 4 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्किप मत करना, आराम से सुनना। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी बना दूंगा तुम्हारे लिए, बट एक दिक्कत है, किसी के स्कूल में मान लो उस लेवल का प्रोविजन नहीं आ रहा, किसी के स्कूल में प्रोविजन फॉर डेप्री आ ही नहीं रहा, स्टिल रिक्वेस्ट है भैया, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन सब पढ़ना। कई स्कूल वाले अभी ओमिट करा देंगे, हो सकता है ना दे आपको मुश्किल क्वेश्चन, बट 12th में एक चैप्टर है जहां पे तुम्हारा डेप्रीसिएशन का प्रोविजन वाला पार्ट जो है वो वहां पे तुम्हारे काम आएगा। तो अगर अभी नहीं सीख के जाओगे 12th में दिक्कत होगी, 12th में एक साथ वैसे ही बहुत चीजें सीखनी है, 12th में ये सीखने में भी दिक्कत होगी, तो बेटर है 3-4 क्लास की बात है, आ रहा हो वो उसको देखेगा ही देखेगा, जिसका नहीं आ रहा आप भी प्लीज इसको अच्छे से देखना। ठीक है सर, अज्यूम क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।